भारत युवाओं का देश है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी रहती है और उम्मीदों से भरा ये यंगिस्तान अपने टैलेंट के दम पर अपनी पहचान बनाना चाहता है। लेकिन ग्लोबल स्तर पर नौकरियों के दबाव के माहौल में भारत में कैसे मौके बनेंगे? क्या कहती है जॉब रिपोर्ट्स? कमजोर हायरिंग के बीच किन सेक्टर्स में है जॉब के मौके? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। इसी मुद्दे से करेंगे आज शो की शुरुआत। 4 सेक्टर में जॉब के ज्यादा चांस, प्रोफेशनल्स की बड़ी मांग। जॉब्स इन एआई, बैंकिंग, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस। एक बेहतर जॉब सारे यंगस्टर का सपना होता है, जिसके लिए वो जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। लेकिन मई महीने की जॉब रिपोर्ट क्या कहती है? उसमें सालाना स्तर पर जॉब ग्रोथ में करीब 2% की गिरावट देखी गई। हालांकि मंथली बेसिस पर करीब 6% की तेजी भी रही। इन्फोएज और नौकरी जॉब स्पीक की रिपोर्ट्स को देखें तो एआई, एफएमसीजी, इंश्योरेंस सेक्टर और ऑयल एंड गैस और पावर में सबसे ज्यादा मौके हैं। इनमें जॉब ग्रोथ की रफ्तार अच्छी है, तो सवाल है दूसरे सेक्टरों का क्या? हायरिंग के नए साइकिल की शुरुआत में कहां मौके हैं? क्या अभी दबाव वाले सेक्टर्स में तेजी आएगी? यंगस्टर एआई और डिमांड वाले सेक्टर्स में क्या कोर्स करें जो उनके लिए बेहतर हो? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं टीम लीज डिजिटल की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति शर्मा। नीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश में। तृप्ति। नीति जी, मेरा पहला सवाल इन्फो एज और नौकरी जॉब स्पीक की रिपोर्ट से ही होगा, जिसमें मई महीने में सालाना स्तर पर दबाव दिखा है। आप इस रिपोर्ट को किस तरह से देखती है? देखिए, एक्चुअली ये रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक तरीके से कह रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स में जॉब्स की कमी है, बट कुछ सेक्टर्स में हमको बहुत पॉजिटिव ट्रेंड भी दिख रहा है। और आप ये देखिए कि अगर फ्रेशर्स के एंट्री लेवल के जॉब्स थोड़े कम आ रहे हैं, तो लैटरल और सीनियर लीडरशिप के जॉब्स उन सेक्टर्स में बढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली ये रिपोर्ट और भी एक चीज बता रही है कि वाइल सारे ही जॉब्स में अभी एआई की ज़रूरत है, वो एआई के स्किल्स कैसे कोई तैयार कर सकता है, उसकी भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन पे ज़रूरत होती है क्योंकि सिर्फ यही नहीं है कि हमने पढ़ाई कर ली, अब हमको एक ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है या इंजीनियरिंग कर लिया है, तो वो स्किल्स हमारे पास हैं। अभी ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अभी क्योंकि हमारे पास जॉब्स के जो टोटल नंबर्स हैं, थोड़े कम हैं, कुछ क्वार्टर्स के बाद बढ़ जाएँगे वो नंबर्स। तो किस टाइप के स्किल्स और किस टाइप के तैयारी हम कर पाएँ ताकि हम रेडी रहें उन जॉब्स के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। और ये नौकरी की जो रिपोर्ट है बहुत अच्छे से बता रही है कि कहाँ पे जॉब्स हैं, किस टाइप के जॉब्स होंगे, किस टाइप के स्किल सेट ज़रूरत पड़ेगी और किस टाइप के वॉल्यूम्स चाहिए होंगे एक्चुअली। तो मेरे हिसाब से ये रिपोर्ट काफ़ी तरीके से सबको प्रिपेयर कर रही है कि आगे कुछ महीनों में, कुछ क्वार्टर्स में किस टाइप की नौकरियाँ मिल सकती हैं और कहाँ-कहाँ मिल सकती हैं। जी, तो मुझे बताइए कि इस रिपोर्ट में एआई, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी में सबसे ज़्यादा मौके दिखे हैं। ऐसा क्यों कि एआई की वजह से दूसरे सेक्टर्स की नौकरियों पर दबाव बढ़ता हुआ दिखा? देखिए, ऐसा नहीं है कि एआई हमारे जॉब्स को रिप्लेस करेगा। हम्म। एआई एक्चुअली एडिशन कर रहा है क्योंकि जैसे ही आप कह रही हैं बीएफएसआई है, रिटेल है, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस सेक्टर है। हर एक सेक्टर में एआई के स्किल सेट्स अभी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एआई हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की तरीके बताएगा। ये नहीं है कि मैं मेरा काम एआई कर सकता है। जो मैं अभी काम कर रही हूँ, मे बी उसमें से कुछ परसेंटेज एआई की हेल्प से मैं कर पाऊँगी, बट बाकी के ज़्यादा काम तो मुझे पर्सनली एज़ एन इंडिविजुअल करने पड़ेंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देखिए, कुछ जॉब्स जो हैं, जो मशीन कर रही है और हम इंडस्ट्री 4.0 के टाइम से बोल रहे हैं कि ये जॉब्स मशीन लेवल पे कर सकते हैं, तो हमको लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हमें टोटली जो लेबर की ज़रूरत पड़ती है, वो कम नंबर घट नहीं रहा है, वो एक्चुअली हर साल बढ़ ही रहा है क्योंकि उसमें स्किल सेट्स डिफरेंट हो रही हैं। हमारा जो रिडंडेंट जॉब है, मे बी वो कोई टेक्नोलॉजी टूल कर पाएगा, बट जो क्रिएटिव जॉब है, जो ह्यूमन एलिमेंट है, जो इमोशनल जॉब है, वो तो हमें ही अपने आप करना पड़ेगा और जो मैनुअल जॉब है, वो भी हम अपने आप करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एआई से जॉब्स कम होंगे, मेरे ख्याल से एआई से स्किल सेट्स बढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जॉब के
रिक्वायरमेंट या जॉब का डेफिनेशन चेंज होगा मेरे हिसाब से, बट एब्सोल्यूट नंबर्स अभी तो मेरे ख्याल से कुछ 1-2 साल तो एकदम से घटने वाले हैं नहीं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ एआई। मैं एआई से ही रिलेटेड पूछूंगी क्योंकि एआई अभी एक नया है, इमर्जिंग है और लोग इसको समझ नहीं पा रहे, इससे मिसलीड हो जाते हैं। तो इस एआई को किस तरह से समझे? जिस तरह से एआई में अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है तो कई लोगों को लगता है कि चैट जीपीटी के आने से या गूगल जेमिनी के आने से मौके कम हो रहे हैं। तो आप समझाइए हमारे दर्शकों को कि एआई की वजह से अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है या आगे जाकर एआई सबके लिए खतरा होगा। आप किस तरह से समझती है इसको? नहीं, मेरे हिसाब से एआई एक्चुअली हमें हर एक यूजर पे, हर एक इंडिविजुअल के लाइफ में आ चुका है या आने वाला है। एंड यूजर्स से भी यूज होगा, तो ये सिर्फ नहीं है कि खाली कॉर्पोरेट्स में या एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एआई इम्पैक्ट करेगा हमारे डे टू डे लाइफ में, राइट? तो उसमें ये नहीं है कि खतरा होगा नौकरियों का, जो हम काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से सभी लोगों के लिए ये सोचना चाहिए कि अभी के टाइम पे फॉर द नेक्स्ट ईयर और 2 एआई शुड बी यूज्ड एज़ एन एनेबलर, कि हम उसको यूज़ करके अपना काम और कैसे बेहतर कर सकते हैं, ज़्यादा जल्दी खत्म कर सकते हैं, प्रोडक्टिवली कर सकते हैं, इंटेलिजेंटली कर सकते हैं। या कि ये देखें कि हम एआई को एक तरफ छोड़ दें तो हमारी नौकरी सेफ है, वो नहीं होने वाला है। एआई हमारी ज़िंदगी में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। हमें उसको एक्चुअली किस तरीके से बेटर यूज़ करना है वो हमारे ऊपर है, और वही चीज़ हमें सीखनी है। मतलब एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है, आपने कहा था बैंकिंग में एआई यूज़ हो रहा है। जब हम लोग क्लाइंट अपने अपने कस्टमर से बात करते हैं, रिक्वायरमेंट आती है एआई स्किल सेट्स फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल्स, एआई स्किल सेट्स फॉर रिटेलर, एआई स्किल सेट्स इन लॉजिस्टिक्स। तो ये हर एक डोमेन में जो एआई एक्चुअली घुस रहा है, आप ये देखेंगे कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट एआई स्किल्स और एआई यूसेज की बहुत ज़्यादा होने वाली है। ना कि एआई हमारा काम कर देगा तो मुझे उससे डरना चाहिए, और अगर हम डरेंगे भी तो हम उससे भाग नहीं सकते हैं। हमें उसे अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करना है, तो बेहतर यही होगा कि किस तरीके से हम बेटर इनकॉर्पोरेट करें, वो हमारे ही फ़ायदे में एक्चुअली इन द लॉन्ग रन होगा। हाँ, तो मोटे तौर पर बात करें तो एआई अब हम सबके जीवन का पार्ट है और हमें भी उस तरह से उसे लेना चाहिए। दूसरा सवाल है कि जिस तरह से हमने इस रिपोर्ट में देखा कि एफएमसीजी, बैंकिंग और ऑयल गैस में मौके बने हैं, तो वहीं आईटी में जॉब के मौके घट रहे हैं। आईआईटी में प्लेसमेंट, कमज़ोर प्लेसमेंट की बात हो या फिर आईटी कंपनीज में ले ऑफ की बात हो, अभी जॉब की तैयारी कर रहे लोगों के लिए क्या सलाह देंगे? देखिए, आईटी में जॉब्स की कमी सिर्फ एआई के कारण नहीं है। बहुत सारे सेक्टर्स, राइट? हम लोग जो कंटिन्यूअसली 1 डेढ़ साल से बोल रहे हैं कि ग्लोबल स्लो डाउन है, जो ज्योग्राफिकल वॉर्स चल रही हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जो आईटी में एक्चुअली अभी स्लो डाउन हो रहा है। उसके कारण एब्सोल्यूट नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ नहीं रहे हैं। वही प्रोबब्ली उतने ही हैं जितने पिछले साल थे या उसके पहले वाले साल में थे। जो अभी लोग पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको ये तैयारी करनी है कि जब आईटी में रिक्वायरमेंट आएगी, हम किस टाइप के स्किल सेट से हम हमारी जॉब मिल सकता है। क्योंकि व्हाइल जैसे आप देखेंगे आईटी सर्विसेज में नौकरियां नहीं है, बट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जीसीसी जो हम कहते हैं, वो जो काफी हाई नंबर्स में इंडिया में अभी सेटअप कर रहे हैं अपने ऑफिसेज। नॉन टेक कंपनीज, आप ही ने बताया एफएमसीजी है, ऑयल एंड गैस है, बीएफएसआई है, अब आप हेल्थ केयर देखिए, फार्मा टेक देखिए, सभी कंपनीज अभी टेक कंपनीज हो रही हैं। सो जो बच्चे इंजीनियरिंग पास आउट कर रहे हैं या बीएससी कंप्यूटर साइंस पास आउट कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि सिर्फ आईटी सर्विसेज में ही जॉब्स नहीं है। अब आईटी के जॉब्स काफी ज्यादा एक्सपैंड हो चुके हैं, मौके और भी सेक्टर्स में हैं। और ये जो नई स्किल सेट्स हैं, हम एआई कह रहे हैं, एमएल कह रहे हैं, मैं उन्हें न्यू एज डिजिटल स्किल्स की तरह डिफाइन करती हूँ। सभी बच्चों को या सभी लेबर मार्केट एंट्रेंस को ये नए स्किल सेट्स एक्चुअली अगर हम तैयारी कर पाएंगे, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो उनको पढ़ा पाएंगे उनके ऊपर, जब भी आईटी के नंबर्स बढ़ेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी रेडी रहेगी, इन बच्चों को नौकरी मिलनी बहुत आसान हो सकती है फिर। अभी हमारी चर्चा में आपने बताया कि आईटी में जॉब इसलिए भी घट रही है क्योंकि ग्लोबल स्लोडाउन और जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रहा है वो भी इसका एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा आपको कोई कारण नज़र आता है? किस तरह का कंपटीशन आप देखते हैं अभी आईटी के लिए? जैसे मैंने कहा, आईटी में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, हम्म। तो वो
वो टैलेंट ले रहे हैं कि ठीक है, अगर आईटी सर्विसेज के लोगों के पास नौकरी नहीं है, क्या हम उन्हीं को अपने जीसीसीज में हायर कर सके। हाँ, बट ये है कि डोमेन स्पेसिफिक स्किल सेट जरूरी होता है जीसीसीज में काम करने के लिए, अलोंग विद द टेक्निकल स्किल सेट्स। तो वो एक कंपटीशन ऑब्वियसली हम देख रहे हैं। जैसे जैसे आईटी सर्विसेज में भी टैलेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, एक्चुअली वो एम्प्लॉयमेंट डिमांड बढ़ जाएगी, तो जो जॉब सीकर्स हैं उनकी उनका एक्चुअली रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। और वही कंपटीशन हो जाएगा कि मैं एक रिसोर्स हूँ, मेरी स्किल सेट 3-4 चीज़ें हैं, क्या मैं आईटी सर्विसेज़ में जा सकती हूँ या जीसीसीज़ में जा सकती हूँ, या नॉन टेक कंपनीज़ हैं जैसे कि रिटेल है, हेल्थ केयर है, हॉस्पिटैलिटी है। क्योंकि कंपटीशन फॉर आईटी टैलेंट इज़ गोइंग टू इंक्रीज़ बिटवीन दीज़ 3 की सेक्टर्स। ये तो बहुत क्लियर है। अभी आईटी सर्विसेज़ में रिक्वायरमेंट कम है, बट आगे जाके जब बढ़ेगी, तो ये तीनों ही सेक्टर आईटी टैलेंट के एक्चुअली डिमांड आगे बढ़ाएँगे। और मुझे पता है कि जितने ही लोग अभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स पास आउट कर रहे हैं या कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स पास आउट कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक्चुअली डिमांड काफ़ी ज़्यादा आगे हाई होने वाली है। जैसे ही इंडस्ट्रीज़ ऑब्वियसली जैसे ग्लोबल स्लो डाउन है, वो हम देखेंगे कि उसका विंड चेंज हो रहा है। जियोपॉलिटिकल वॉर जो आपने बताई अभी, अगर उस वहाँ पे कमी हो जाएगी, डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगी। और फिर टैलेंट का तो जो कंपटीशन है वो तो इन 3-4 सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। मे बी बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर हो जाना चाहिए। जी, जी। मुझे बताइए कि अपार्ट फ्रॉम द सेक्टर्स जो हमने अभी डिस्कस किए, इसके अलावा ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां आगे जाकर अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी? नए बच्चों के लिए आप किन कोर्सेज की सलाह देंगी जिन्हें उन्हें अभी से करना चाहिए, जो सीनियर सेकेंडरीज में हैं या जो कॉलेज में अब जाने वाले हैं, उनके लिए किस तरह की सलाह होगी? देखिए, जो नौकरियाँ हैं कहाँ पे बढ़ रही हैं? प्रोडक्ट कंपनीज़ में बढ़ रही हैं, जैसे अगर हम ऑटोमोटिव बताएँगे, हेल्थ केयर मैंने कहा, फार्मा मैंने कहा, हॉस्पिटैलिटी है, प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, इन सब जगहों पे नौकरियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और ये सिर्फ नॉन टेक नहीं है, ये टेक टैलेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ठीक है, मैं आईटी इंजीनियरिंग तो बन कर कर सकता हूँ, बट क्या मैं आईटी के साथ में कोर इंजीनियरिंग में भी हम फोकस कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे अभी आप देखिए, हमारे गवर्नमेंट इटसेल्फ सेमीकंडक्टर्स के लिए काफी इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअली अप्रूव कर रहे हैं। तो ये सारी जो नई इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे पास अभी ये नौकरियां है ही नहीं और नए जॉब्स एक्चुअली क्रिएट होंगे, तो हमें सेमीकंडक्टर्स बता रही हूँ, मैं ऑटोमोटिव बता रही हूँ, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, फार्मा टेक है, एड टेक है, रेगुलेटरी टेक है, इतने सारे एक्चुअली सेक्टर्स हैं जहाँ पे नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं रोज, और आगे जाके और भी ज़्यादा होंगे। तो बच्चों को मेरे ख़्याल से देखना चाहिए कि मुझे अपने स्किल सेट्स ऐसे होने चाहिए जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में काम आ सके। ना ही ये सोच के कि नहीं, मुझे सिर्फ़ आईटी करना है और आईटी में सिर्फ़ डेवलपमेंट करना है। बहुत सारे नए रोल्स आने वाले हैं, जो हमें अभी पता भी नहीं है कि इतने रोल्स एग्ज़िस्ट करेंगे इन द नेक्स्ट 4 टू 5 इयर्स टाइम फ्रेम। अ, बट ओवर एंड अबव दैट, नॉट जस्ट टेक्निकल स्किल सेट्स, मेरा ये मानना है कि जो बच्चा लेबर मार्केट में एंटर करेगा 3 साल में, 4 साल में, उनको लर्नेबिलिटी, कंटीन्यूअस एबिलिटी टू स्केल, अडैप्ट एंड बी अजाइल, ये हम ये 3-4 चीज़ें हम जैसे सॉफ्ट स्किल्स या कोलैबोरेटिव स्किल्स बोलते हैं, ये भी बहुत ज़रूरत होगी सभी ऑर्गनाइज़ेशंस में। क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्किल सेट्स की एक्चुअली अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी, नॉट जस्ट या टेक या डोमेन या सॉफ्ट स्किल, कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल सेट्स एक्चुअली सभी एम्प्लॉयर्स चाहेंगे कि लेबर मार्केट में जो बच्चे आ रहे हैं जी। उनके पास हो। आई थिंक ये ज़रूरी है कि कॉम्बिनेशन ओ- पढ़ाई करें। ओके, ओके। इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो नौकरियों का जो मेट्रो से शिफ्ट होकर टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ में, इमर्जिंग सिटीज़ में आ रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मेट्रो सिटीज़ है, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, इनसे हटकर अब छोटे शहर सूरत, इंदौर, रायपुर, भुवनेश्वर और ऐसे कई सारे छोटे शहर हैं जहां नौकरियों के लिए हॉटस्पॉट बन रहा है। तो क्या ये ट्रेंड अब छोटे शहरों की ओर शिफ्ट हो रहा है? आई थिंक छोटे शहरों में एक्सपेंशन का बहुत ज्यादा स्कोप है। ओके। हमें जो मेट्रोज में टैलेंट मिलता है वो वहीं से आता है, टियर 2 से ही माइग्रेट हो रहा है। तो अगर जैसे कंपनीज टियर 2 या टियर 3 में अपने ऑफिसेज सेटअप कर रही हैं, बच्चों को चांस दे रही हैं कि तुम बैंगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे, दिल्ली में मत आओ, तुम एक्चुअली रायपुर, इंदौर या कोयम्बटूर में रह के काम करो, बहुत ही अच्छा एक्चुअली एक्सपेंशन
प्लान है हमारे कंट्री में, इससे 2 चीज़ें होंगी, राइट? एक तो जो लोकल टैलेंट है उनको अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा मिलेगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है अभी टियर 2 सिटीज़ में, सो इवेंचुअली जो स्केल है इन टियर 2 काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। सेकेंडली हम लोग मेट्रोज़ को डिक्लटर करना शुरू करेंगे। अभी जो हमारे पास 4-5 जो मेट्रोज़ आपने बताए इतने ज़्यादा क्लटर्ड हैं, इतना हेवी है डेमोग्राफिक्स में कि क कुछ भी हो जाए सबको यहीं आके काम मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जो 8-10 टियर 2 सिटीज़ में अभी एक्सपेंशन हो रहा है, टैलेंट पूल मिल सकता है हमको ताकि लोगों को जो माइग्रेशन नहीं कर पाएँगे वो लोकल जॉब्स ले सकते हैं। विमेन हैं, जो महिलाएँ हैं काम करना चाहती हैं विदाउट चेंजिंग सिटीज़ उनको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड डिक्लटर मेट्रो ताकि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ का भी इकोनॉमिक जो पूल है काफ़ी ज़्यादा होगा। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा तरीका है हमको पहले पहले कर लेना चाहिए था, बट पहले नहीं हुआ चलिए अभी हो रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है कि टियर 2 में हम एक्सपेंशन देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ की। जी नीति जी, इसी के साथ आपका शुक्रिया करेंगे। बहुत अच्छी चर्चा रही आपके साथ और आगे भी कोशिश करेंगे कि ऐसी कुछ चर्चाएं करते रहें। फिलहाल आपका शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात कर लेते हैं बाजार की। नया शिखर बनाने के बाद निफ्टी में आज हल्की मुनाफा वसूली देखी गई। वहीं बैंक निफ्टी भी ऊंचाई से करीब 300 अंकों से ज्यादा फिसला। मार्केट एक्शन के हाई पॉइंट्स बताने के लिए जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अंश भिलवाड़। तो निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ, लेकिन अगर चार्ट देखा जाए तो निफ्टी ने जो डेज हाई के आसपास से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर फेस किया और ये तीसरा सेशन है जब निफ्टी डेज हाई से सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है, लेकिन फिर भी निफ्टी हरे निशान में बंद होने में सफल रहा। अब दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ और ये छठवां सेशन था जब दोनों में हमें अच्छी खरीदारी नजर आई। अगर हम सेक्टर इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक आज का टॉप सेक्टोरल गेनर था, जो कि छठवें सेशन में लगातार इसमें तेजी नजर आई। दूसरे इंडिसेस की बात करें तो मेटल और निफ्टी बैंक का दूसरा सेशन था जब लगातार बिकवाली के बाद जाकर खरीदारी नजर आई, जबकि निफ्टी एनर्जी का ये छठवां सेशन है जब हमें लगातार खरीदारी नजर आई। अब सेक्टर लूजर्स की बात की जाए तो यहाँ पे निफ्टी एफएमसीजी टॉप सेक्टोरल लूजर के तौर पे नजर आता है, जो कि दूसरा सेशन है जब इसमें लगातार बिकवाली नजर आई है। अब आने वाले सेशन में कल हम हैवी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ अहम इवेंट के चलते, जैसे कि इंडिया का इन्फ्लेशन नंबर, यूएस का इन्फ्लेशन नंबर और यूएस फेड रेट डिसीजन, और साथ ही साथ कल निफ्टी वीकली ऑप्शन एक्सपायरी भी है, तो कल के दिन एक हैवी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट की जा सकती है। और अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट 5 का पंच का, जहां हम देखेंगे आज किन 5 शहरों में एक्शन रहा। बताने के लिए जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहां पे हम आपको लेके आते हैं 5 अहम स्टॉक्स या थीम जो दिन के ट्रेड में जो बस किया है। और ये 5 स्टॉक्स अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कि एक्शन कहां बाजार में देखने मिल रहा है। सबसे पहला स्टॉक रहेगा कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। यहाँ पे सुबह में एक इम्पॉर्टेंट ब्रोकिंग नोट आई थी सिस्टमैटिक्स की, जहाँ पे इनिशिएट किया था, बाई रेटिंग थी इसकी, और जो लक्ष्य है 840 रुपये का ऑलमोस्ट लक्ष्य है, यानी कि एक बड़ी अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल रही है। अब तो 30% के ऊपर करंट मार्केट प्राइस से। अब याद रखिएगा, ब्रोकर हाउस से कहा है कि 30% रेवेन्यू सीएजीआर और 47% अर्निंग सीएजीआर जो है एक्सपेक्टेशन है अगले 3 साल में देखने के लिए। तो ब्रोकिंग अपग्रेड और थम्सअप तो आपको देखने मिल ही गया इस स्टॉक में। दूसरा स्टॉक रहेगा सन टीवी। यहाँ पे भी ब्रोकिंग इम्पैक्ट देखने मिला है हमें। एक्सिस कैपिटल ऐड रेटिंग का रखा है, जो लक्ष्य है नोट कर लीजिए 810 रुपये का है। और एक्सपेक्ट करेंगे जो इंडस्ट्री की एड स्पेंड्स है उसमें बढ़ोतरी देखने मिल सकती है, क्योंकि एफएमसीजी कंपनीज़ की रिवाइवल हुई है। और हमें पता है कि एफएमसीजी कंपनीज़ के जो मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट बजट्स होते हैं उसमें बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। अब एफएमसीजी तेज़ी इसलिए आ रही है क्योंकि एक रूरल रिकवरी आ रहा है और उनके प्राइसिंग में भी इंप्रूवमेंट आया, और हमने देखा एफएमसीजी स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग भी आई है। आगे जाते हुए जो है 1100 लेके 1200 करोड़ का एक फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट करेगी, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है सन टीवी के लिए। और हमने यहाँ पे थोड़ी सी इंस्टीट्यूशन बाइंग भी देखी है पिछले 1 महीने से। जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्टॉक्स होते हैं जैसे कि टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, इन स्टॉक्स में आज वॉलेटिलिटी देखने मिली, क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर ओला इलेक्ट्रिक, उन्होंने जो है सेबी की अप्रूवल आ गई है उनको, लगभग आप कह सकते हैं 5500 करोड़ का जो आईपीओ है उसको लेके। तो ऑफकोर्स ई 2 व्हीलर स्टॉक्स में भी जो है हलचल चल रही थी।
टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, ये कंपनी साउथ की कंपनी है, टीवीएस ग्रुप की बड़ी अच्छी कंपनी है। यहाँ पे ऑफ कोर्स आईपीओ प्राइस है तो अभी भी नीचे ट्रेड कर रही है जो आई थी, लेकिन थोड़ी सेलिंग प्रेशर ख़त्म हुई है और कंपनी को दूसरा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया। अब ये जो है 5 साल का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देखने मिला है। नाम जो है कॉन्ट्रैक्ट वाले का उनका है डाइमलर ट्रक एजी। ये कंपनी को अगर हम बोले तो ये देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। तो ये बहुत बड़ा ऑर्डर है और स्टॉक में भी हमने तेज़ी देखने मिली थी। हमने आपको 4 स्टॉक्स तो बता दिए, लेकिन 5वां स्टॉक मैं बताऊंगा हमारा खबर सेगमेंट पे, जो एक खास सेगमेंट आता है हमारा 2:50 से 3 बजे के बीच। यहाँ पे जो है खबर गर्म है सेगमेंट में जो है JSW इंफ्रा लेंगे। यहाँ पे जो है हमने बातचीत की डीलर से और यहाँ से पता चला जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने जो है स्टॉक में बिकवाली थोड़ी की है और यहाँ पे 5 लाख शेयर्स दिन के ट्रेड में जो है एक्सचेंज हैंड्स हुए हैं। FIs लगभग 2.5% स्टेक होल्ड करते हैं और जो की FIs इन्वेस्टेड है कंपनी में, इनके नाम है कोहेन स्टीयर्स और प्रिंसिपल फाइनेंशियल ग्रुप। देखा जाए तो ये बुटीक या मजले साइज़ के जो है इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं FIs के, लेकिन इंटरेस्टिंगली जो अब्जॉर्प्शन आई है हमारा डीलर्स से बातचीत होने से पता चला है कि कोई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने ही लिया है। तो ऐसी बात नहीं है कि ख़राब है, क्योंकि FI के सेलिंग का DI की अब्जॉर्प्शन भी हमें देखने मिली है। लेकिन वैल्यूएशंस पे एक जो है बाज़ार को थोड़ी सी संकोच ज़रूर रहेगी। जो 12 मंथ EV EBITDA मल्टीपल होता है जब हम कोई पोर्ट कंपनी एसेट हैवी को वैल्यू करते हैं तो उसमें यहाँ पे 25 गुना आ रहा है EV EBITDA मल्टीपल। वही अगर अदानी पोर्ट से कंपेयर करें जो इसका पीयर है वो 18 गुना पे आ रहा है। तो कंपनी जो है वैल्यूएशन वाइज थोड़ी महंगी ज़रूर है, लेकिन ये कहानी वैसा नहीं था। जब कंपनी की IPO आई थी तब जो है कहानी उल्टा था, जहाँ पे अदानी पोर्ट्स के वैल्यूएशन महंगा था और कंपनी की वैल्यूएशन सस्ती थी, यानी कि IPO प्राइसिंग अच्छी बैठी है। लेकिन अभी करंटली वैल्यूएशन उल्टा हो चुका है। तो ये 5 अहम स्टॉक्स है जिसको हम आपको बताए कैसे रीड करना है, क्या इम्पैक्ट एनालिसिस है, और ये हमारा ओवरऑल 5 का पंच है। बढ़ते हैं आगे और SCI के विनिवेश की प्रक्रिया फिर से रफ्तार पकड़ सकती है। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ सुमित चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। वैसे कब तक टाइमलाइन का थोड़ा मुश्किल है कहना, पर ये ज़रूरी तय है कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का विनिवेश जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसका जो प्रोसेस पूरा है काफ़ी जल्द तेज़ी से शुरू हो रहा है। रीज़न एक ये है कि इलेक्शंस की वजह से वो रुक गया था। एक बहुत हाईली प्लेस्ड सूत्र ने हमें बताया कि अब वो उस पर काफ़ी फोकस रहेगा और वो जल्दी शुरू होगा। उसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस था उसका जो उसको बेचने की जो बात थी वो सब नहीं हो पा रही थी क्योंकि तब इलेक्शन चल रहे थे, पर अब जल्दी ही शुरू होगी और पूरी प्रक्रिया के लिए फाइनेंशियल बिड्स भी जल्दी बुलाई जाएंगी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसा हम जानते हैं कि काफ़ी देर से ये मामला है जो अभी लटका हुआ है कह सकते हैं, थोड़ा इसमें डिले हो रहा है, पर अब इसमें बहुत जल्दी होती दिख रही है क्योंकि अब चुनाव खत्म होने के बाद नई सरकार के बाद इसमें काफ़ी तेज़ी आने की उम्मीद है। और अब ओडिशा की नई बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण की बात करते हैं। भुवनेश्वर में जहां मोहन चरण मांझी ने CM पद की शपथ ली, वहीं PM मोदी की मौजूदगी में हुए शपथ ग्रहण समारोह में कनक वर्धन और प्रवती परिणा ने डिप्टी CM पद की शपथ ली है। कई विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। कुछ तो उसका वो बेनिफिट होना चाहिए, इसलिए हमने फाइल फेंक दिया। अब आज और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ET नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।